अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला ने फिर से हमें रमज़ान मुबारक दिया। अल्लाह हम सबको इस रमज़ान मुबारक की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, इससे पहले जो कल हमने फिजिकल क्लास रखी थी और वो फिजिकल क्लास थी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के मॉडल पेपर की डिस्कशन क्लास, जिससे बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ था कि हमें कैसे प्लान करना चाहिए अपनी तैयारी को अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। मॉडल पेपर के थ्रू हमें किस तरीके से आसानियां पैदा हो गई थी हमारे लिए, वो तमाम प्लान को हमने 4 सेशन के अंदर अंदर मॉडल पेपर की डिस्कशन क्लास रखी थी। बहुत फायदा हुआ था। कुछ बच्चे आ सके थे क्लास में, कुछ बच्चे नहीं आ पाए थे। बट आज की जो क्लास है वो स्टूडेंट्स की ख्वाहिशात पे रखी गई है कि भाई ये जो मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन है ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मुझे मिल गया है, और इंशाल्लाह अब जो है वो हम इसको अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड हम इसके कंप्लीट स्टेप्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इससे बड़ा फायदा होगा आपको। क्योंकि आने वाले टाइम पर अभी स्कूल्स के प्रीलियम्स हैं, तो प्रीलियम एग्जाम्स के अंदर भी आपको जो है वो इनके बहुत सारे क्वेश्चन नजर आएंगे, सिमिलर क्वेश्चन नजर आएंगे। और मे भी पॉसिबल है कि जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो बोर्ड का पेपर होगा इंशाल्लाह मई के अंदर, उस वक्त भी आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये आपके सामने पहले तो इन्होंने 15 MCQs के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ सेक्शन है, क्योंकि आपको पता चला होगा नई स्कीम के बारे में कि 20% आपका MCQs होगा, सेक्शन है। 40% सेक्शन बी होगा, 40% सेक्शन सी होगा। यानी पहले ऐसा नहीं था। पहले आपका जो था वो 40% अगर सेक्शन बी था या 50% सेक्शन बी था, 20% तो 30% रिमेनिंग जो होता था वो आपका सेक्शन सी होता था। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं फायदा था। ये डिस्कशन क्लास में तो हमने इसको अच्छी तरह प्लान कर लिया था, बट अब इसके सॉल्यूशन की बारी है। तो ये है आपका सेक्शन बी। अच्छा, क्योंकि एमसीक्यूज जो है ना वो 1 मार्क का है सेक्शन ए में, तो ये काफी इजी है। ठीक है। बट हम सेक्शन बी की तरफ आ रहे हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। यहाँ आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन बी का जो पहला सवाल है बेटा, वो है आपका सेट के चैप्टर का। और काफी बच्चों को क्वेरी है अबाउट सेट के इस क्वेश्चन में। तो पहले जरा मैं क्वेश्चन के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि क्वेश्चन जो है वो एक पी के सेट और क्यू के सेट के दरमियान है। ये पी का सेट आपको एबीसी दिया हुआ है और क्यू का सेट एक्स वाई जेड दिया हुआ है। और क्वेश्चन में कह रहे हैं आप फंक्शन, यानी इट मीन्स के क्वेश्चन में फंक्शन को बताया हुआ है। तो फंक्शन जो है वो आपके पास यहाँ पर फंक्शन के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि फंक्शन फ्रॉम पी इन टू क्यू, जो अहम वर्ड है वो इन टू का आ रहा है इसका, इन टू। सही है। और अ फंक्शन एफ फ्रॉम पी ऑन टू क्यू, यानी इन टू और ऑन टू जो है वो फंक्शन की टाइप्स है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमने इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या है? फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, देखिए ये दो सेट हो गए ना। जैसे पी एंड क्यू दो सेट हैं, वैसे ही ए एंड बी दो सेट है। तो इन्होंने ना बेसिकली पहले डेफिनेशन बताई हुई है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो बेटे आप लोग इसी तरीके से ही एक्सप्लेन कर रहा। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, अ फंक्शन एफ डिफाइन ए टू बी इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। यानी इनटू फंक्शन कब कहलाएगा? जब इफ रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी के हवाले से आपको पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो प्रॉपर सबसेट बेटा इसको इस तरीके से आप देखें कि इफ एनी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी and at least one element of B is not an element of A, यानी कि A का तो हर सेट का एलिमेंट जो है वो यूज हो रहा हो, लेकिन 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 जो बेटा आपके पास सेट बी है उसके एटलीस्ट वन एलिमेंट जो हो वो यूज ना हो रहा हो, बच रहा हो। जैसे कि आपके सामने है ए बी सी,
लेकिन एक्स वाई जेड में जेड यूज नहीं हो रहा, तो इसको हम बोलेंगे एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ। तो ये एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, इसका सिंबल है हेयर। अच्छा, रेंज किसको कहते हैं? ये सेकंड वाला सेट रेंज कहलाता है, फर्स्ट वाला सेट डोमेन कहलाता है, ठीक है ना। हेयर अ फंक्शन ऑफ पी टू क्यू, अब सही मानों में आपके फंक्शन के वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ये पहले तो डेफिनेशन का पार्ट था। हेयर अ फंक्शन एफ डिफाइन पी टू क्यू डिफाइन एस। तो यहाँ आप पहला काम नॉर्मली क्या कर सकते हो कि आप p को q से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप p को q से मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, ये अंदर आपके पास स्मॉल ब्रैकेट्स आना शुरू हो जाएंगे, ऑर्डर पेयर सी एक्स, सी वाई, सी जेड। और अब इसके अंदर से जो है वो बेसिकली ये जो सामने ओवल से आपके पास फंक्शन में एक्सप्लेन करने के लिए ये डायग्राम बनी हुई है, इसे ये फंक्शन में मैपिंग कहलाता है। मैपिंग ना ये नेसेसरी होती है जब आप फंक्शन में इनटू या ऑन टू को एक्सप्लेन कर रहे हो ना। तो ए एक्स, बी एक्स, ये रिपीट तो होगा, रेंज रेंज तो रिपीट होगा, चाहे वो एक्स रिपीट हो चाहे वाई रिपीट हो, बट रेंज रिपीट होगा। सी वाई, यानी एक्स और वाई रेंज में यूज हुए हैं, लेकिन रेंज में जेड एलिमेंट यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई एज एन इनटू फंक्शन, अगर हम इनटू फंक्शन की बात करेंगे, रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू एज शो इन द फिगर। तो आप देख सकते हैं कि भाई एक्स और वाई यूज हुए हैं रेंज में, यानी जेड नहीं हुआ है, तो ये इनटू फंक्शन कहलाएगा। तो आपने इसी तरह मैपिंग करके दिखानी होगी ए एक्स बी एक्स। अच्छा, जस्ट लाइक अगर आप इसको ए वाई, बी एक्स और सी वाई कर देते, मतलब सी को वाई से ही करते, तो वाई भी रिपीट हो सकता है। अच्छा, इसमें फंक्शन की एक डेफिनेशन याद रखिएगा, फंक्शन में कभी भी चीजें रिपीट नहीं हो सकती, मतलब डोमेन रिपीट नहीं हो सकता। जस्ट लाइक ए से देखो एक ही एरो जा रहा है, बी से एक ही एरो जा रहा है, सी से एक ही एरो जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि बी से दो एरो चले जाए, यानी बी एक्स से तो बी वाई भी हो जाए, वो फंक्शन नहीं कहलाता। फंक्शन में हमेशा डोमेन का जो हर एलिमेंट है वो एक यूनिक इमेज क्रिएट करेगा रेंज पर, लेकिन इसमें रेंज रिपीट हो सकता है, डोमेन रिपीट नहीं हो सकता। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात अच्छी तरह समझ में आ गई हो। अच्छा, अब इसमें इन्होंने नेक्स्ट साइड भी दिया हुआ है, अब इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। और एनी टू सेट्स ए एंड बी, अ फंक्शन एफ डिफाइंड ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। ये भी टाइप ऑफ फंक्शन में शुमार है, बुक में इसकी डेफिनेशन मौजूद है, आप खोल के इसको देखिएगा। इफ रेंज एफ इज इक्वल टू बी, अब कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि एफ बी यानी दोनों जो है वो बराबर हो, मतलब एलिमेंट ऑफ डोमेन एंड एलिमेंट ऑफ रेंज, हर एलिमेंट यूज हो रहा हो, सबसेट ऑफ बी, रेंज एफ इन सबसेट ऑफ बी। डेफिनेटली वो आपको वैसे भी नजर आ रहा है कि जो है वो प्रॉपर सबसेट की बात नहीं हो रही, सबसेट की बात हो रही है, यानी हर एलिमेंट जो है वो रेंज के ऊपर यूनिक इमेज बना रहा होगा और हर एलिमेंट ऑफ रेंज यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है हेयर अ फंक्शन। अच्छा, आप हो सके तो ये वाली बात ना भी लिखें, लेकिन क्योंकि अगर ये एक्सप्लेन हुआ हुआ है तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इस चीज को चाहता है, तो आप भी इसको अच्छी तरह कर लें। हेयर अ फंक्शन एफ डिफाइन पी टू क्यू डिफाइंड एज एफ, अब ए एक्स पी एक्स ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ए एक्स पी वाई सी जेड, इसको सही कर लीजिएगा, ए एक्स पी वाई सी जेड एंड ऑन टू फंक्शन, because range of f is equals to q as shown in the figure, where range is x y z, range x y z पूरा पूरा जो है वो आपका यूज होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला क्वेश्चन है जिसके दो पार्ट थे, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पहला था और क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया, यानी ऑर्डर में तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहलाएगा। लेकिन ये भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था कि भाई ये बन जाए, लेकिन मैंने आप लोग को इन मॉडल पेपर डिस्कशन क्लास में ये बात समझाई थी कि इसके रिप्लेसमेंट में अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो जस्ट लाइक के मेथड बन सकता है। एक्सरसाइज 18.6 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स
सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम्स के जरिए आपने इस क्वेश्चन को करना है। तो कॉम्पोनेंटो का जो थ्योरम था वो आपको क्लियर होना चाहिए। कॉम्पोनेंटो का जो थ्योरम था वो मैं भी यहाँ पर लिखता हूँ, पहले वेट करिएगा जी। कॉम्पोनेंटो का जो थ्योरम था वो कुछ इस तरीके से था कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो दोनों सी प्लस डी, सी माइनस। जस्ट लाइक ये आपके पास उसी वे में ही सॉल्व हो रहा है। अगर आप देखो कि ये पूरी चीज ए कहलाएगी, ए अपॉन बी, और ये नीचे पूरा बी कहलाएगा। इसी तरह ऊपर वाला सी कहलाएगा 1 और 2 ने डी कहलाएगा। तो हम इसको यूजिंग कॉम्पोनेंट डिविडेंडो थ्योरम से सोल्व करेंगे तो क्या तरीका होगा, ए, ये पूरी चीज ए कहलाएगी, ए प्लस बी, ये पूरा बी हो जाएगा, ए माइनस बी। अच्छा, इस माइनस के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है, और अगर ब्रैकेट नहीं लगा रहे तो माइनस मल्टीप्लाई कर दें, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, सेंटर की साइन चेंज कर दें। इसी तरह 1 + 2 1 माइनस। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास एक एलिमेंट कट गया, और वो कौन सा वाला कट गया अगर आप देखो तो एक्स, √x - 1, जस्ट लाइक आपके सामने जी। एक मिनट, ये आपके पास x - 1 रूट के साथ नेगेटिव है, और ये वाला भी आपके पास पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो गए। और नीचे क्या कैंसिल हुआ है, x + 1 माइनस का x + 1 पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। तो ये √x + 1 ऐड होने के बाद बन गए 2√x + 1, और ये दोनों प्लस होने के बाद बन गए 2√x - 1 इज इक्वल टू 3/-1। अच्छा, नीचे माइनस लगाओ या ऊपर लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इस जगह पर हमने एक सिंगल रूट लगाना है, क्योंकि ये एक नया स्टेप आपके सामने हुआ है। ये अगर ये सेपरेट रूट भी है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है, ताकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाए, और माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाए। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x + 1 इज इक्वल टू 9, x - 1, 9 को मल्टीप्लाई करा देंगे, 9x - 9। एक्स को सेपरेट कर दें, एक्स के पास कांस्टेंट यहाँ ले आए, तो माइनस का 9 यहाँ के प्लस हो गया, प्लस का एक्स वहां जाके माइनस हो गया, 9 में से 1 चले गए, 8x, 9 + 1 10, 8 वहां जाके डिवाइड होगा, और ये डिवाइड होने के बाद आपके पास जो है वो 2 के टेबल से कटने के बाद x की वैल्यू 5/4 आ गई। और सोल्यूशन सेट हमेशा इक्वेशंस का सोल्यूशन सेट ड्रॉ होता है, तो x की वैल्यू 5/4 आ गई। तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो के रिमेनिंग क्वेश्चन भी बुक में मौजूद है, कुछ रूट के साथ है, कुछ पावर्स के साथ है। तो पावर्स में आप जहाँ अभी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं वहां स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, अगर क्यूब रूट होगा क्यूब रूट अप्लाई करेंगे। तो ये देखते हुए ही काम करना होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। शो डैट, ये आपका एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। 1 + ω, 1 + ω², 1 + ω4 एंड 1 + ω8 के ये फैक्टर्स गिवन है, और राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करनी है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ये प्रूफ डेट के क्वेश्चन है, ये काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, और अपने आंसर्स को टैली भी कर सकते हैं आप राइट हैंड साइड के मुताबिक। तो इन क्वेश्चंस की खासियत ये होती है कि हर बच्चा अटेम्प्ट करता है, मतलब पढ़ने वाला भी अटेम्प्ट करता है, और नहीं पढ़ने वाला खास तौर पे अटेम्प्ट करता है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ ये आंसर लाना होता है। तो ये आंसर तो आ ही जाता है, क्योंकि राइट साइड पे लिखा हुआ है, तो वो समझते हैं कि एग्जामिनर जो है वैसे ही चेक कर लेंगे। लेकिन ये कंप्लीट स्टेप के साथ आपको नंबर मिलेंगे भाई। ठीक है, तो अब आप देख लें, लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया है, और इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने एक लार्ज ब्रैकेट में बंद कर दिया है। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी थी, ω² + ω + 1 किसके बराबर होता है, 0। और इस प्रॉपर्टी से मजीद प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, जस्ट लाइक कि ω² के साथ अगर हम बनाना चाहें तो 1 + ω² इज इक्वल टू -ω, एंड ω + ω² इज इक्वल टू -1, और 1 + ω इज इक्वल टू -ω², ये माइनस है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हम रिप्लेसमेंट करेंगे कि 1 + ω की जगह -ω² आ जाएगा।
और 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा आ जाएगा। इसी तरह ओमेगा 4 को ब्रेक किया ओमेगा.ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से ओमेगा 8 को भी ब्रेक किया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 6 था, ये 6 को ही ब्रेक कर दिया 3 और 2 में। ठीक है, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, माइनस ये तो हो गया ओमेगा क्यूब, मल्टीप्लाई होने के बाद पावर ऐड हो जाती है, ओमेगा क्यूब हो गया। सही है, और ये क्या होगा 1 + ओमेगा, और ये ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, यानी 1 + ओमेगा कर लें। तो इसी तरह 1 + ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब की जगह 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। सही है, अब 1 + ओमेगा बचा है यहाँ पर, तो 1 + ओमेगा किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। और 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा के। तो ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद ओमेगा क्यूब के बराबर हो जाएंगे। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। अच्छा, नॉर्मली इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड साथ सॉल्व की गई है, तो ये 1 आपके पास आंसर आ गया है, तो उसका मतलब राइट हैंड साइड लेंगे तो उससे भी आंसर 1 आएगा। तो बिल्कुल एक्चुअली ऐसा ही हो रहा है, आप देखें ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर है, और -1 के ऊपर पावर 4 आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। वैसे ये एक और तरीके से भी हो सकता है कि अगर हम लेफ्ट साइड ले लें तो हम 1 की जगह पर ओमेगा ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा का इस्तेमाल करके आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं, और इसको आंसर को प्रूव कर सकते हैं। बट तरीका ये भी है कि लेफ्ट साइड ले ली राइट साइड ले ली, दोनों के आंसर बराबर हैं, तो इट मीन्स ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 21.1 का लास्ट पार्ट है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। पार्शियल फ्रैक्शन नॉर्मली इंटर लेवल का एक टॉपिक है, लेकिन क्योंकि वो इस साल आपकी न्यू बुक में इंक्लूडेड है, तो आपको समझना पड़ेगा और अच्छी तरह सीखना भी पड़ेगा। ये लेंदी क्वेश्चन भी है, लेकिन अच्छा है, मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या होगा कि भाई देखो, ये देखना जरूरी है कि ऊपर जो फ्रैक्शन है ना, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की पावर जो है वो छोटी होनी चाहिए, और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। लेकिन डिनोमिनेटर की पावर जब मल्टीप्लाई की जाएगी तो एक्स 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 स्क्वायर ये छोटा हो गया और एक्स क्यूब बड़ा हो गया। इसका मतलब ये एक इम्प्रॉपर फंक्शन है, हम इसको प्रॉपर करेंगे। प्रॉपर करने का तरीका ये कि भाई हम जो है वो इधर जो है वो डिवीजन का प्रोसेस करेंगे। दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय लॉन्ग डिवीजन। तो डिवीजन प्रोसेस से होगा, पहले तो नीचे ये फॉर्मूला लग रहा है A+B A-B, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो तब भी यही बनेगा, A² - B² यानी x² - 4। अब इसको प्रॉपर कैसे करेंगे, प्रॉपर करने का तरीका ये कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर था वो अंदर आ गया, और x² - 4 नीचे आ गया। इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ, ये देखिएगा आप। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जस्ट लाइक फर्स्ट एलिमेंट को, यानी फर्स्ट एलिमेंट डिवाइजर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डिवाइड होगा, तो 3x³ डिवाइडेड बाय x²। तो कितने एलिमेंट कट गए, x² से x² कट गया, 3x बचा। 3x देखो यहाँ लिख दिया। 3x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड होकर 3x³ बन जाएगा। 3x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12x हो जाएगा, जो x के नीचे लिखेंगे। याद रहे x² के नीचे 0 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि x² नहीं है कुछ भी यहाँ पर, तो चाहो तो इधर 0 लिख दो, चाहो तो इधर कुछ ना लिखो, एम्प्टी लिख दो। तो साइन चेंज होती है, आप जानते हैं, ये साइन चेंज हुई हुई शो हो रही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से -2x² ऐसे उतर जाएगा। 16 माइनस का इसकी साइन चेंज होगी, तो जनाब ये बन जाएगा आपके पास -16 + 12 -4x प्लस का 20। अभी भी आप देखो ये पावर सेम है, इसको मजीद छोटा करने के लिए दोबारा डिवाइड करेंगे, -2x² डिवाइड बाई x², कट गया, देखो इस जगह -2 लिख दिया। -2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2x², और माइनस माइनस +2 4 × 8। देखो इस फिर दोबारा x की जगह कोई एलिमेंट नहीं आया, तो यहाँ पर 0 शो हुआ है, चाहो तो यहाँ एम्प्टी छोड़ दो। साइन चेंज हुई, ये कैंसिल होगा, साइन चेंज हुई, 20 में से 8 गए 12 बचेगा, और -4x। अब देखो ये फ्रैक्शन छोटा हो गया और ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया, इसका मतलब ये प्रॉपर हो गया। ठीक है भाई, अब आपने क्या करना होगा, इसके बाद आप फर्दर क्या काम शुरू करेंगे, इसके बाद आपका फर्दर वर्किंग शुरू होगी कि भाई अब हमें क्या करना है। अब हमें जो है वो उसको लिखना किस तरीके से, तो लिखने का तरीका ये, जो रिमाइंडर है, ये जो आंसर होता है ये साइड पे आता है इस तरीके से, होल फ्रैक्शन। सही है, और जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे आएगा, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर जाएगा। तो रिमाइंडर ऊपर आ गया, डिवाइड जिससे कर रहे हैं वो नीचे आ गया, बीच में प्लस लगेगा, और ये आपके पास फ्रैक्शन जो आंसर का है वो अलग हो जाएगा। अब आप देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर की पावर छोटी हो गई,
डिनोमिनेटर की पावर बड़ी हो गई, तो इट मीन्स कि अब हम इसको पार्शियली फ्रैक्शन के तौर पर सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने इसको वापस ओपन किया, ए प्लस बी ए माइनस, क्योंकि हमें पार्शियली इसको अलग अलग करना पड़ेगा। रिजॉल्व द फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको कैसे किया जाएगा, इसको इक्वेशन वन का नाम इसलिए दिया क्योंकि अब हम ये वाला पार्ट उठाएंगे, क्योंकि हमें बेसिकली इस पर हमें फाइंड आउट करना है ना। तो हम इसको ओपन करेंगे, 12 - 4x अपॉन x - 2x+2। इसको सेपरेट कर दिया ए के साथ और बी के साथ, ठीक है। और ये ए और बी के साथ मैंने क्लास भी आपको कराया है, तो ये बोर्ड के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। इसे इक्वेशन टू कह देंगे, क्योंकि फिर जब तक ए और बी नहीं निकलेगा, प्राइम फोकस हमारा ए और बी फाइंड आउट करने के लिए होगा। अगर ए और बी निकल जाएगा तो इक्वेशन टू फाइंड हो जाएगी, इक्वेशन टू फाइंड हो जाएगी तो फिर इक्वेशन वन फाइंड हो जाएगी। तो अब क्या काम करेंगे, अब हम ए और बी के कॉन्स्टेंट्स को निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप एलसीएम का स्टेप कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो काम किया हुआ है वो काम क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई बोथ साइड x - 2 x+2। तो अगर यहाँ पर x - 2 x+2 करूंगा तो पूरा पूरा कैंसिल होगा, सिर्फ ये चीज बचेगी न्यूमिनेटर वाली, देखो यही बचा हुआ है। लेकिन अगर x+2 x - 2 यहाँ करूंगा तो x - 2 से कट जाएगा, a के साथ x+2 लगा होगा, और यहाँ पर x - 2 x+2 करूंगा तो x+2 से कट जाएगा और x - 2 लिखा होगा। ये इक्वेशन थ्री बन गई। अब आप टू डिटरमाइन दी कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी वैल्यू ऑफ एक्स आर चूजन। अब क्या होगा, जाहिर सी बात है, अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो इसको जीरो के बराबर कर दूंगा, बी की वैल्यू चाहिए होगी तो इसको जीरो के बराबर कर दूंगा। नॉर्मली जो काम हम करते थे ये बिल्कुल वही है। चाहो तो आप इसको सीख लो कि भाई अगर हम x+2 को जीरो के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, जब हम x की जगह पर -2 रखेंगे तो a की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अगर हम b की जगह पर जीरो रखना चाहते हैं तो x - 2 जीरो कर देंगे तो x की जगह 2। उन्होंने पहले b की जगह जीरो रखा है, देखिए अब ये b की जगह जीरो है, तो इसलिए पहले वैल्यू x की जगह पर 2 पुट हुई, जिससे b की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। और जब b की वैल्यू जीरो हो गई तो a का आंसर निकल कर आ जाएगा 2 + 2 4। 12 में से 8 गए 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 1 हो गई। फिर देन x की जगह पर -2 पुट किया, जो कि इधर से आ रहा था आपके पास, सही है। तो ये x की जगह -2 पुट किया तो a की वैल्यू जीरो हो गई, और फिर इसको रिजोल्व किया, -4b और 20, -4b माना कि डिवाइड हो जाएगा, b की वैल्यू 5 आ गई। इसको उठाकर इक्वेशन नंबर वन में, इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे, तो a अपॉन x - 2, b अपॉन x+2, क्योंकि b नेगेटिव था तो बीच की साइन चेंज हो गई। और इसको उठा के फाइनली हम कहाँ पुट कर देंगे, अब इसको पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर वन में, और ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो काफी लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि लेंदी चलेगा, क्योंकि आपके पास जो है, आप जानते हैं कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो लेंदी चले बट थोड़े इजी हो, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपकी उंगलियों पे आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। ये फॉर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन में बड़ी डाउट्स है कि भाई हमें जो है वो इसमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, हमें इसकी किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड सॉल्यूशन आपके सामने रख रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकली बात करेंगे। सबसे पहले हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो ये आपके सामने एक सेट दिया हुआ है, ये लास्ट बुक के अंदर ही मौजूद था। वैसे ये एक्सरसाइज 22.4 में से दिया गया है, लेकिन आप लोग इन प्रिपरेशन 22.3 को भी टाइम दीजिएगा, 22.4 को भी दीजिएगा एंड 22.5 को भी दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे आपके पास, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके बाद है कि मीन निकालना है। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट, डिटर्मिनेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। फॉर्मूला क्या होता है अर्थमेटिक मीन का, फॉर्मूला ये होता है बेटा, समीशन x अपॉन n, टोटल ऑफ x डिवाइड बाय n। तमाम x की वैल्यूज का टोटल किया कैलकुलेटर से, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, हाउ मेनी नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको प्लस किया, डिवाइड बाय 8 कर दिया, अर्थमेटिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन जब हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे, तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या होगा कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, आमतौर पे बच्चों को ज्योमेट्रिक में बड़ा ही डाउट है तो अच्छी तरह देख लें। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है एंटी लॉग समीशन लॉग एक्स अपॉन एन। तो लॉग की इंडिविजुअल वैल्यूज निकालेंगे, लॉग 148, लॉग 145, लॉग 160, लॉग 157, लॉग 156, लॉग 160, लॉग 160, लॉग 165। साइंटिफिक अगर अलाउ होगा तो डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी, साइंटिफिक अलाउ ना हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू, लॉग टेबल के थ्रू आपको करना पड़ेगा। यानी सवाल के आखिर में पॉइंट है
पॉइंट और कैप के दरमियान 2 का गैप है, 2 पॉइंट, और फिर 14 का 8 देखेंगे, यहाँ वैल्यू लिख देंगे 2170। उसी तरह यहाँ पॉइंट है, उसी तरह 2 पॉइंट आएगा, सब जगह 2 पॉइंट करेक्टर 6 आएगी। और 14 का 5 देखेंगे, 16 का 0 देखेंगे, 15 का 7 देखेंगे, 15 का 6 देखेंगे, 16 का 0 देखेंगे, तो इस तरह आपके पास आ जाएगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि इसके अकॉर्डिंगली आपको लॉग के लिए कैलकुलेटर अलाउ करेंगे इनशाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसके अंदर जब वैल्यूज आ जाती है तो फिर हम एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग कहाँ से लेते हैं? वैसे नॉर्मली जब एंटी लॉग टेबल देखा जाता है तो पॉइंट्स के बाद से देखा जाता है। तो 19 का 3 देखेंगे, 6 वाली वैल्यू ऐड कर देंगे, और पॉइंट से पहले जो 2 लिखा हुआ है इसकी मदद से यहाँ पॉइंट लगेगा। तो 2 होता है तो 2 में +1 लगाते हैं, तो 3 डिजिट्स के बाद लगेगा। नॉर्मली लोगैरिथम्स के अंदर हमने यही रूल्स पढ़े, लेकिन अगर आपको साइंटिफिक अलाउ हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला था एन अपॉन जी, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूं वरना ये आपके काम में आता रहेगा बीच में। हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला था आपके पास जनाब एन समीशन 1/x, ये अनग्रुप के फॉर्मूले हैं। तो एन तो 8 आ गया, समीशन 1/x, 1/48, 1/45, 1/60, तमाम वैल्यूज के लिए आप एक कॉलम भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है वो यहाँ पर इस तरह ही करें, आप एक कॉलम बना लें जैसे आप नॉर्मली कॉलम बनाते हैं एक्स का, फिर एक कॉलम बनाते हैं 1/x। तो आप 1/x का कॉलम बना के यहाँ डायरेक्ट सम की वैल्यू भी रख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स लिए गए हैं। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 5 डिजिट्स लिए गए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपके आंसर फिर अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड एग्जाम्स आएंगे। ये सब अक्सर बच्चों को इसमें डाउट होता है, सर कितने डिजिट लें, सर पॉइंट के बाद कितने डिजिट लें। तो हमारा सर तो बड़ा खाते हैं बच्चे, लेकिन अब आपको ये क्लियरली नजर आ रहा है। और यहाँ पर भी अगर हम लॉग की वैल्यूज देखें तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है। नॉर्मली आप लॉग की वैल्यू में 4 डिजिट पॉइंट के बाद ले सकते हैं। तो ये आपके पास बहुत नियरेस्ट आंसर आएगा और बहुत ही प्रॉपर आंसर आएगा। तो अर्थमेटिक मीन का फाइनल आंसर, सॉरी हार्मोनिक मीन का फाइनल आंसर ये बन रहा है। तो अब जरा आइडेंटिफाई करो, हार्मोनिक मीन 156 निकल रहा है, 156.12, ज्योमेट्रिक मीन 156.17, और अर्थमेटिक मीन 156.37। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस ये बात प्रूव हो रही है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। इट मींस हार्मोनिक मीन सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई। तो ये चीज हमने प्रूव कर ली। उस तरह आपको हैंस प्रूव करके नीचे दिखाना होता है। ये आपकी प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। आप ये भी देख सकते हो कि किन पार्ट्स को इन्होंने बोल्ड किया हुआ है, किन पार्ट्स को जो है वो प्रूफ की शक्ल में बोल्ड किया हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा आप लोग जो है वो प्रेजेंटेशन इस पे वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन क्योंकि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, इसलिए देखना जरूरी है। अच्छा, मैंने थ्योरम्स वाला पोर्शन जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, डेफिनेटली वो इतना टाइम नहीं होता, तो मैंने कैलकुलेशन वाला पोर्शन किया हुआ है। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं कि यहाँ पर ये 1 + cos θ, 1 - cos θ, ये लेफ्ट साइड लें तो आंसर राइट साइड के प्रूव होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। तो जनाब क्या होगा, सबसे पहले तो हम लेफ्ट साइड लेंगे। लेफ्ट साइड पर कॉन्जुगेट का स्टेप भी कर सकते हैं नॉर्मली, वरना ये देखो कि यहाँ पर लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में सेम साइड ये थी, तो नोमिनेटर से कॉन्जुगेट कर लें आप। मतलब 1 - cos मल्टीप्लाई भी करा दें, 1 - cos डिवाइड भी करा दें, जिस तरह ये हुआ है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 - cos, 1 - cos मल्टीप्लाई, 1 - cos डिवाइड, नोमिनेटर से। तो ये दोनों सेम है, होल स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर देखो a+b - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। 1 - cos² बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर के, और 1 - cos θ का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी, sin/1 - cos θ। बिल्कुल ही राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। बहुत ही अच्छा और आसान सवाल था माशाल्लाह से, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। इसी तरह एक और ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आएंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 30.2 से रिलेट करती है, ऊपर वाली 30.4 से रिलेट करती थी। तो ये फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया किसे कहते हैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो नॉर्मली हम सर्कल की बात करते हैं, कि सर्कल का जो शेप होता है, जस्ट लाइक ये आपके सामने सर्कल ड्रॉ करते हैं माशाल्लाह से। ये जनाब सर्कल है,
तो जब हम सर्कल की बात कर लेते हैं और सर्कल के अंदर जब हम किसी भी सेक्टर की बात करते हैं, जस्ट लाइक ये आपके पास जो है वो एक एरिया है आर्क लेंथ का। तो ये जो हिस्सा होता है इसे इस हिस्से को एरिया एरिया ऑफ द सेक्टर कहा जाता है। तो हमें इसका फॉर्मूला बताया हुआ है 1/2 r² थीटा। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, या तो इस तरीके से लिखा जाए एरिया इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा, और जस्ट लाइक हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 r.r थीटा। एंड आर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है एल के बराबर, लेंथ आर्क। सही, तो ये इधर तो बड़ा सिंपल सा काम किया हुआ है r²थीटा। तो इधर कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, विथ सेंट्रल एंगल ऑफ π/4 रेडियन। सेंट्रल एंगल जो है वो π/4 है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम और इन क्वेश्चंस में हम एंगल जो है वो रेडियंस में ही रखते हैं और रेडियंस में ही गिवन है, ये तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड। अब आप सारी हेडिंग लिखते जाएं, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। कैलकुलेशन शुरू हो रही है। एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 r²थीटा, 1/2 r, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय π/4, 4 का स्क्वायर 16 है, π/4 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4। एरिया ऑफ द सेक्टर इज हियर। रिजल्ट रिजल्ट लिखना इनमें बहुत जरूरी है, रिजल्ट लिखना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं भाई रिजल्ट लिखने के लिए क्या तरीकेकार होगा, तो ये बिल्कुल देखिए जस्ट लाइक न्यूमेरिकल जैसा ही आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं ना, वैसे जस्ट लाइक वो है। द एरिया ऑफ द सेक्टर whose radius is 4 centimeter with central angle of π/4 radian is 6.286 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया पूरा क्वेश्चन, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट पार्ट है सेक्शन बी का, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। अच्छा, ये बेसिकली आपका किस चैप्टर से बिलोंग करता है, चैप्टर नंबर 22, एक्सरसाइज उसकी 5 है, 22.5। अच्छा, वहां पर आपने वेरिएंस पढ़ा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है, आपने वहां पर जो है वो इसके अलावा मीन डेविएशन पढ़ा है। तो ये टॉपिक जो है ये आपका जनाब वेरिएंस है। एक्सपेक्टेड था कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पूछा जाए, और बाकी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हुआ है, बट यहाँ पर वेरिएंस का एक डिफरेंट फॉर्मूला दिखाया हुआ है। डिफरेंट तो नहीं कह सकते, बुक में मौजूद है, लेकिन इसमें हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, समीशन x² अपॉन n माइनस समीशन x अपॉन n का होल स्क्वायर। दोनों में से किसी में से भी कर लो, आपका आंसर सेम आता है। आप जानते हैं नॉर्मली ये आसान लगता है, क्योंकि x का एक कॉलम बना लेते हैं और एक x² का कॉलम बना लेते हैं, लेकिन मैं आपको इस मेथड से करा रहा हूँ, ये आप लोग को आता हो तो सही है, नहीं आता हो तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। फर्स्ट वी फाइंड द अर्थमेटिक मीन एक्स मीन। इसमें सबसे पहले हम एक्स बार लगाएंगे, तभी ये चीज फाइंड आउट हो सकती है। तो समीशन एक्स अपॉन एन, एक्स का सम किया डिवाइडेड बाय टोटल एन किया, एक्स बार आ गया। उसके बाद फाइनली आप क्या करेंगे, आप इसमें ये काम करेंगे कि आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट एक्स होगा, फिर एक्स माइनस एक्स बार होगा, फिर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर होगा। तो ये 10 आ गया। एक्स बार 35 है, तमाम वैल्यूज 35 से माइनस होंगी, तो कुछ नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, जिनका सम 0 होगा, उससे हमारा कोई गर्ज नहीं है। लेकिन हमें तो स्क्वायर चाहिए होता है, हमें स्क्वायर का सम चाहिए होता है। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। 15 का स्क्वायर 25 माइनस प्लस में 5 5 25, और इनका सम 1750 बन रहा है। तो 1750 जब हम इसके अंदर रखेंगे 750 डिवाइड बाई 6, तो मेरे बच्चों ये आंसर निकलेगा वेरिएंस का 291.67। अब इसके नीचे आपके पास सेक्शन सी का लेंथी क्वेश्चन है, और इसके बारे में पहले डिस्कशन हो चुका है कि ये वाहिद क्वेश्चन है जिसे हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा, और हर बच्चा यही चाहता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही अटेम्प्ट हो। मैं समझ सकता हूँ वीडियो काफी बड़ी हो गई है, लेकिन आप लोग समझें इसको कि आपके लिए ये वीडियोस, ये मैट्रिक का सॉल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये लास्ट हमारे पास क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए बाय एडजॉइंट मेथड। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, और मैंने आपको इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी डाली है अपने चैनल पर, जिसे कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई करना सिखाया गया है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। अगर इन केस आपको अलाउ हो तो आप चेक कर सकते हैं, और अगर नहीं हो
तब तो आपको इसका सॉल्यूशन ही ध्यान में रखना है। तो ये आपके पास ए का मैट्रिक्स है, इसका फॉर्मूला होता है ए इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, यहाँ जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो सी ट्रांसपोज होता है। तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होता है, तरीकेकार क्या होता है डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने का, ये मैं आपके सामने जो है वो डिटर्मिनेंट के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। ये आपके सामने डिटर्मिनेंट के हवाले से फर्स्ट रॉ से हम एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट रॉ में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, कितने नंबर्स आ रहे हैं, 2 1 1। तो 2 से एक को फैक्टर बनाएंगे, दूसरा एलिमेंट माइनस में लेते हैं, -1 से को फैक्टर बनाएंगे, और +1 से को फैक्टर बनाएंगे। अब 2 से जो को फैक्टर बनाया है उसमें 2 की रॉ और 2 के नीचे वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो ये वाले नंबर्स लेंगे 2 1 2। इसी तरह -1 की रॉ 1 का कॉलम छोड़ के 3 2 1 2 लेंगे, और 1 की रॉ 1 का कॉलम छोड़ के 3 2 2 1। अब ए डी माइनस बी सी जानते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, पीछे माइनस आ जाता है। 3 2 जा 6, 1 2 जा 2। इसी तरह 3 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। जस्ट लाइक नीचे सॉल्यूशन हुआ है। 4 में से 1 गए 3, 3 2 जा 6, 6 में से 2 गए 4, 4 1 जा 4, एंड 3 में से 4 गए -1, -1 +1 मिलकर हो गया -6 -4 2 2 -1 1। तो ये जीरो नहीं आना चाहिए, ये अगर इनवर्स जीरो हो गया तो आगे सॉल्यूशन नहीं होता। इसलिए ये नॉन जीरो आया तो इट मींस सिंस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो देन इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट। और अगर ये जीरो हो जाता तो इट मींस ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है बेटा। तो अब हम चलते हैं इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए। सबसे पहले कोफैक्टर्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर देता हूँ। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं जी। तो ये आपके सामने जो है ना वो कोफैक्टर के लिए जो बेसिकली आपको मैट्रिक्स मिलता है वो मिलता है A11 A12 A13 C ट्रांसपोज का A21 A22 A23 A31 A32 A33, और इसके ऊपर लग जाएगा ट्रांसपोज। तो ये हम कैसे करेंगे, तमाम को फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। जब ये तमाम को फैक्टर्स फाइंड आउट हो जाएंगे तो फिर हम इसको पुट कर देंगे। अब इसको को फैक्टर को फाइंड करने का तरीका क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी तरह देखिएगा, स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होती है। मेरे चैनल पर फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस में ये एक्सप्लेन मजीद किया हुआ है, लेकिन अभी आप समझ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले चीज इसमें क्या होगा कि भाई हमें जो है वो ये जो -1 है ये कहाँ से आया। ये -1 है कि भाई हर को फैक्टर की अपनी साइन होगी, ये फैसला -1 कर लेगा, क्योंकि 1 को किसी भी को फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माइनस के ऊपर जो पावर आती है, अगर वो इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ऑड हो तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो को फैक्टर की साइन पता चल जाएगी। तो -1 हर सवाल में आप लगाएंगे। ये -1 किसी डिटर्मिनेंट की वजह से नहीं आ रहा, पहले याद रखिएगा। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि -1 कहाँ से आया, हो सकता है कि इसका आंसर 1 आया हो तो हमने लिया हो। ऐसा कुछ नहीं है, इसका आंसर 10 भी निकलता, 100 भी निकलता, 1 लाख भी निकलता, तब भी आप यहाँ -1 रखते, क्योंकि आपको बेसिकली साइन का फैसला करना है, ठीक है भाई। तो अब क्या होगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि -1 है, -1 के ऊपर पावर कौन सी किसको देख के लगानी है, जो यहाँ नंबर लिखा होगा। जैसे 1 1 है तो 1 + 1, अब 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 एक इवन नंबर है तो ये -1 प्लस हो जाएगा, तो ये +1 हो गया। तो इसका मतलब हमारा काम +1 का नहीं होता, अगर माइनस होता तो 3 माइनस का आ रहा होता। बाकी ये कैसे लिखा जाएगा, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट रॉ है और ये फर्स्ट कॉलम। तो छोड़ने के बाद क्या बचेगा, 2 1 1 2। तो ये आपने लिख दिया 2 1 1 2। AD माइनस BC कर देंगे, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, तो 4 -1 3 आ गया। इसी तरह फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। अब -1 के ऊपर पावर वो आ जाएगी जो यहाँ लिखा हुआ है 1 2, यहाँ पे लिख दिया 1 + 2, 1 + 2 3 होता है, तो 3 के लिए याद रखिएगा ऑड है तो ये -1 रहेगा। अब -1 को कंप्लीटली सॉल्व करके यहाँ साइन लगाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ना है, तो फर्स्ट रो ये रहा और सेकंड कॉलम ये रहा। तो कौन से 4 एलिमेंट बचे, 3 2 1 2, तो हमने लिख दिया 3 2 1 2। AD माइनस BC, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, तो ये -4 हो जाएगा, और ये वाला माइनस इस इधर लगेगा, मतलब कहने का मकसद है क्योंकि वो अंदर प्लस आ रहा है। इसी तरह फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, अब आप समझ गए -1 के साथ क्या होगा। फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम 3 2 2 1, 3 2 2 1 लगा दिए। AD माइनस BC, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 में से 4 जाएंगे, -1 बचेगा क्योंकि यहाँ +1 आ रहा है,
और अंदर -1 आ रहा है तो प्लस माइनस -1 ही ऐड। ठीक है, इसी तरह सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम होगा। अब सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम के लिए भी देख लें, सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, 1 1 1 2 लगा दिया, AD माइनस BC, 1 2 का 2, 1 1 का 1, -2 आएगा। ये ऑड है, -1 रहेगा, 2 + 1 ऑड हो जाता है, तो -1 आएगा। फिर 2 2 निकालेंगे, इसी तरह 3 3 निकालेंगे। ये सब चीजें अब आप देख लीजिएगा। तो ये 3 3 तक हमें फाइंड आउट करना होगा, और ये सब उठा के हम एडजॉइन के मैट्रिक्स में रख देंगे। सही है। अच्छा, थर्ड रॉ के लिए भी आप याद रखिएगा कि थर्ड रॉ, मैं इसके अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, ये 4 लिखेंगे। थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, ये 4 लिखेंगे। थर्ड रॉ थर्ड कॉलम, ये 4 लिखेंगे। तो इस तरीके से आप सारे करिएगा। इसको उठाकर पुट करेंगे हम अपने जनरल फॉर्मूले में, C ट्रांसपोज A11 A12 A13 A21 A22 A23, तमाम वैल्यूज जो फाइंड आउट किए वो सब यहाँ पुट हो जाएंगे, उसका ट्रांसपोज होगा। अब ट्रांसपोज का रूल क्या होता है, जो रॉज होती हैं वो कॉलम्स बन जाती हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो रॉज बन जाते हैं। तो 3 -1 -1, देखो ये रॉ बन गया, ये कॉलम था, ये रॉ बन गया, ये कॉलम था, ये रॉ। अब आप क्या करेंगे, एडजॉइन को डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट से, क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 निकला है, तो ये 1 जब डिवाइड होगा सबसे तो वही आंसर आएगा। अब कल अगर आपको याद हो तो मैंने जो शॉर्ट वीडियो डाली थी उसकी वेरिफिकेशन में जनाब यही आंसर आया था। तो मेरे बच्चों, यकीनन आपको जरूर फायदा हुआ होगा इस मॉडल पेपर की एक्सप्लेनेशन से, बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा, प्रेजेंटेशन भी समझ में आई होगी, बोर्ड के अकॉर्डिंगली तमाम चीजें क्लियर हुई होगी। अच्छी तरह इसको देखिएगा, 2 3 दफा इसको देखिएगा, लेकिन इस वीडियो से फायदा हासिल करिएगा, बोर्ड में बहुत फायदा होने वाला है आपको इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं आप जरूर इन वीडियोस को देखकर, इस कंप्लीट वीडियो को देखकर नीचे कमेंट पर जरूर अपनी राय दीजिएगा कि भाई आपको ये वीडियो से कितनी बातें समझ में आई। अच्छा, अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा, अच्छे से कमेंट डालिएगा कि भाई प्रॉपर, कि मुझे पता चले कि आपको खुद इस समझने के बाद क्या क्या चीजें अंडरस्टैंड हो गई। तो वो कंप्लीटली एक कमेंट लिखिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इंशाल्लाह और भी इस तरह की चीज़ें मुझे मिलती रहेंगी, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए डालता रहूँगा, क्योंकि मैं बैठा ही अपने स्टूडेंट्स के लिए हूँ। सर उज़ैर मैथमेटिक्स का चैनल मैंने बनाया है अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो इंशाल्लाह अपने बाकी कुलीग्स वगैरह को भी, जितने स्कूल के मेट्स हैं उनको भी ग्रुप्स में ये तमाम वीडियोस को आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।